नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी पहली कक्षा थी और आज की कक्षा के अंदर हमने राजस्थान का इतिहास यहाँ से शुरू किया है। हमने ये भी बताया राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति जो है हम इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला टॉपिक था हमारा पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर और उसी के ऊपर हमारी आज की एमसीक्यूज क्लास है। ठीक है साथियों, तो वहां भी हमने टाइम खराब नहीं किया था, यहाँ भी हम टाइम खराब नहीं करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो चलो ये रहा आपके सामने सवाल। नंबरिंग थोड़ी उल्टी चल रही है इसमें, है ना? तो देख लेना, आगे वाली सबसे लास्ट वाले सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। तो नंबरिंग आपको लगेगा थोड़ी देर बाद में कि सर ये कैसे हो रहा है, ये 23 22 21 20 ये किस तरह से नंबर चल रही है, तो उसकी नंबर की लोड मत लेना। वैसे भी आपकी सीरीज में थोड़ी अलग अलग आती है। तो चलो बताओ, कछावा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? कछावा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? दौसा, जमवारामगढ़, आमेर या जयपुर? बताओ जरा। कछावा शासकों ने 4 राजधानियां बनाई थी। तो आमेर शिलालेख के अंदर जमवारामगढ़ राजधानी का वर्णन है। अगला सवाल देखो, अजमेर से प्राप्त बड़ली के शिलालेख में किस धर्म की जानकारी मिलती है? ये हमने जो बड़ली का शिलालेख अजमेर जो लिखवाया हुआ है नोट्स के अंदर, वहां भी बिल्कुल साफ साफ हमने बताया हुआ है। और जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब मैंने कहा भी था आपको कि शिलालेखों से धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय का समाज भी ऐसा था, समाज तो आज भी ऐसा ही है। तो जब भी कोई शिलालेख अभिलेख को हिंदू राजा उत्कीर्ण करवाता था तो वो अपने उस पर धार्मिक सहिष्णुता का परिचय जरूर देता था। तो बड़ली का जो शिलालेख है, बड़ली के ऊपर हमने 2-4 सवाल और रखे हैं। वो उससे किस धर्म की जानकारी हमें मिलती है? इसमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है बड़ली शिलालेख से। ठीक है, आंसर करा करो यार, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं रहता क्लास में। है भाई, खाली बादाम खाओ यार थे। चलो, निम्न में से किस अभिलेख से सांभर एवं अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली तथा शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? निम्न में से किस अभिलेख से सांभर एवं अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली तथा शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? बीकानेर प्रशस्ति, बैराठ अभिलेख, चित्तौड़ अभिलेख या बिजोलिया का स्तंभ लेख? अब थोड़ा तो भाई दिमाग लगा लियो, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कर दियो तो आराम हुई प्रश्न है तो सोल्व कर सको। पर बीकानेर प्रशस्ति, अजमेर चौहाना कोई मतलब ही कोने। बैराठ अभिलेख वो तो यही बौद्ध धर्म और अशोक से संबंधित है। चित्तौड़ का अभिलेख माड़ा मोटा हो सके पर फिर भी चित्तौड़ जो है वो गोहिल और सिसोदिया के अंडर में एरिएड है। बच गो के बिजोलिया, तो बिजोलिया स्तंभ लेख से अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली और शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। देखो था मैं बहुत सारा तो कहीं सही कर देगा आंसर, और कुछ ऐसा भी है जान कितना ही पढ़ा लो समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा ध्यान दिया करो, भूल जाया करे कोई दिक्कत को नहीं, बार बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। गलत देखो, गलत करो सही करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अठे आंसर जरूर दो। अठे जो गलती करोगा ना थे बात आना एग्जाम में गलती करवाऊं बचा लो। आपने प्रैक्टिस करवा को मेन मकसद ही यही है, समझ रहे होगे? निम्न में से कौन सा अभिलेख दधी मता मंदिर में उत्कीर्ण है? जब ये अपन अभिलेख शिलालेख कर रहे थे इसके बारे में जब आया था तब साफ साफ मैंने कहा था देखो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो दधी मता मंदिर में उत्कीर्ण कौन सा अभिलेख है? गोठ मांगलो अभिलेख, चीरवे का अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख या गटियाले का अभिलेख?
बताओ जरा, देखो उत्तर करो। देखो यहाँ पे आप गलत करो, क्या दिक्कत आ रही है? आपको कोई एग्जाम में बैठने से मना कर नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? सही तो होगा, गलत होगा ये तो हम मान के चल रहे हैं। नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा भाई, सही हो सकता है, गलत होगा ये तो मान के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जो भी आपको ठीक लगे वो आंसर करो, वो गलत निकलता है तो वो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आप गलती करने से बचेंगे। क्योंकि दिमाग को में क्या है, चिट पिन हो जाती है, अरे यार मैं यही लगाने वाला था, गलत, ये बस गलत हो गया यार, मुझे यही लग रहा था लेकिन ये लगा दिया। लेकिन अब जब ये सवाल दोबारा एग्जाम के सामने आएगा तब आपसे गलती नहीं होगी, इसलिए आंसर लगाना जरूरी है। कमेंट करके बताते रहा करो यार, देखें तो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो, गोठ मांग लो तभी लेखेगा। हम्म, ये दधी माता मंदिर में उत्कीर्ण है ये। डिटेल अपन ने क्लास में ले लिया था, और बाकी जो क्लास में नहीं भी है उन सबके लिए है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो करते रहना चाहिए। कन्नड़ में प्रबंध किस भाषा में लिखा गया है? डिंगल, पिंगल, संस्कृत और प्राकृत। हमारे नोट्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि कन्नड़ में प्रबंध फला भाषा का अच्छा उदाहरण है। कन्नड़ में प्रबंध किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है कि प्राकृत में कि पिंगल में कि डिंगल में? जी हाँ, आप जीत चुके हैं 1 करोड़। एग्जाम में एक सवाल 1 करोड़ से कम नहीं होता। डिंगल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा संस्थान, देखिए ये अच्छा सवाल है, सवाल तो सारे बढ़िया है, सवाल कभी गलत नहीं होते, गलत हमेशा उत्तर होते हैं। निम्न में से कौन सा संस्थान निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है? प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, राजस्थान ग्रंथागार जोधपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हमने इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा तो सबसे आखिर में हमने इतिहासकार के बाद में हमने कुछ पुस्तकें, और फिर उसके बाद में हमने संस्थान के ऊपर चर्चा की थी, उससे संबंधित सवाल है। तो इसमें राजस्थानी ग्रंथागार जो जोधपुर में है, ये निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। ये अपने स्तर के ऊपर ही जो रिकॉर्ड्स हैं उसको कलेक्ट करके और आगे मतलब राज्य से भी बाहर विदेशों के अंदर भी लोगों को सूचना प्रोवाइड करवाता है। लोगों की जिनकी रुचि है पढ़ने के अंदर, रिसर्च करने के अंदर, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके जो कौन सा संस्थान कहाँ पर है, प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में, और इन दोनों का सन बिल्कुल सेम है, 55-55, दोनों दोनों एक साथ ही जामिया जुड़वा हुआ ही है ये। बस अस्पताल या मान लो कि जगह थोड़ी अलग अलग होगी, बस के बाद के मायने अलग अलग जगह। तो प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में और राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। चले, चलो। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में, ये तो आप सबको पता ही है, क्योंकि राजस्थान की एकमात्र रियासत टोंक जहाँ पे मुस्लिम शासन था, तो वो वहाँ पे सीधी सी बात है, उससे संबंधित ही संस्थान होगी अरबी फारसी, तो टोंक में है, वैसे आपको पता है। लेकिन मैं पूछ ये रहा हूँ कि ये कब स्थापित हुई थी? 74 में, 75 में, 76 में, या 77 में, सॉरी 78 में? कौन से सन के अंदर स्थापित किया गया था? अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये टोंक में, कई बार सवाल आ गया, लेकिन ये कब स्थापित की गई थी? बताओ जरा, अपने नोट्स में भी दे रखा अपन ने। बिल्कुल, ये 1978 में स्थापित की गई थी। इसमें भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले, अगले पिछले सवाल में देखा था कहाँ पे स्थापित है ये। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अब सवाल थोड़ा बदल गया है सर, अब आपसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सा सन में और कहाँ पर है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? शिलालेखों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, चित्रों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, या पोथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, या अंग्रेजी समाचारों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? जब ये आया था तब मैंने बताया था आपको, बिल्कुल ये पोथियों के लिए
प्रसिद्ध है। पोथी मतलब पांडुलिपि। पांडुलिपियों का संग्रहण किया जाता है यहाँ पे, उसके लिए फेमस है ये। बेसिकली इसका जो निर्माण हुआ वो इसी चीज के लिए हुआ है। पांडुलिपियां जिनको पोथियां कहते हैं, उनके संरक्षण के लिए ही इसका निर्माण हुआ है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का। तो सबसे बड़ा काम इसका यही है कि पोथियों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। चलो, 1955 में स्थापित हुआ था ये, जोधपुर में है। निम्न में से किस जिले में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की शाखा नहीं है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है, ये तो अभी हमने बता ही लिया, लेकिन इसकी उपशाखाएं भी हैं जो खोली गई थी बाद में। कब खोली गई थी भी बताया था, 61-62, 61-62 में खोली गई थी। तो कौन कौन सी शाखा है साहब इसकी, वो अगर आपको याद है तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा कि कौन सी जगह पे नहीं है। बताओ जरा। शाखा है ना, उपशाखा। मुख्यालय तो चलो ठीक है ही बीकानेर में, लेकिन शाखाएं हैं इसकी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। लगाओ देखिए सही आंसर। उनमें से अक्सर अधिकतर गलत ही करेंगे, इसको पता है मेरे को, लेकिन बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गलत करोगे तो चल जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। 5 शाखाएं हैं इसकी। एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक कोटा में, एक अजमेर में, और जो 5वीं है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में दिमाग लगा ही नहीं सकता आदमी। ये ऑप्शन में डाल देता और कत्ते ही बिल्कुल गलत हो जाता है। ये है भरतपुर। तो काट लो जरा। जोधपुर, जोधपुर में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है ना, और राजस्थानी ग्रंथागार है, लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखागार की शाखा जोधपुर में नहीं है। याद रहेगा। चलो, इतिहासकारों के बारे में जब हमने पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था। अब बताओ जरा इनमें से कि किसने कवि राजा श्यामल दास को केसरे हिंद की उपाधि दी थी? बीकानेर के शासक ने दी थी, आमेर के शासक ने दी थी, कि मेवाड़ के महाराणा ने दी थी, कि ब्रिटिश सरकार ने दी थी? अब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा लो तो बना जाओगे इसको। नहीं पढ़ा हुआ हो तो थोड़ा बहुत कहीं तो पढ़ा ही होगा, कभी इतिहास में पढ़ा हुआ कि फला नेता ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, या फला नेता को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा दी जाती थी? ये अंग्रेज ही देते थे। उनको कोई बात सही लगती थी, या उनकी प्रशंसा में कोई काम हो जाता था, उनके सपोर्ट में कोई काम होता था, तो वो केसरी हिंद की उपाधि उसे दे दी थी। 1857 की क्रांति में भी बहुत से राजस्थान के शासकों को दी गई थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक। किसके लिए फेमस है कवि राजा श्यामल दास? और कवि राजा की उपाधि किसने दी थी? ये मेवाड़ के महाराणा ने दी थी उनको। ये भी अपने आप में उपाधि है। चलो जी, निम्न में से किसने वंश भास्कर ग्रंथ को पूर्ण किया था? वंश भास्कर लिखा किसने था, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत फेमस ग्रंथ है। हाँ, सूर्यमल मिश्रण, या कई जगह पे किताबों में मिश्रण भी लिखा रहता है। तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण थे। हाड़ौती का इतिहास ही लिख रहे थे इसमें। तो जो बूंदी के शासक थे उनसे थोड़ी अनबन हो गई, लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। 16 साल हो गए थे लिखते हुए। उसके बाद में किसी बात से मनमुटाव हो गया, इन्होंने लिखना बंद कर दिया। उसके बाद में इनके दत्तक पुत्र थे। कौन थे वो? ये थे मुरारी दास। दत्तक पुत्र मुरारी दास ने इसको पूरा करने का बीड़ा उठाया और वंश भास्कर को पूरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वंश भास्कर किसने लिखी? सूर्यमल मिश्र ने, सब जानते हैं।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि वंश भास्कर पूरी नहीं लिखी थी सूर्यमल मिश्र ने, उसका जो एंड किया गया था वो उनके बेटे मुरारीदान ने किया था। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट से संबंधित कौन सा ग्रंथ उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ? ये भी हमने डिस्कस किया था। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला एनाल्स के बारे में हमने बात की, एनाल्स की शाखा के बारे में बात की, 2 खंडों के ऊपर प्रकाशित हुआ ये। पहला खंड का क्या नाम था, दूसरे खंड का क्या नाम था, और फिर तीसरा जो उन्होंने यात्रा की उसके ऊपर था तीसरा ग्रंथ है। ये उनकी मृत्यु के बाद में लिखा गया था। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान, तो ये दोनों तो आप काट दोगे। उत्तर भारत की यात्रा, ये हो सकता है क्या? इनमें से कोई नहीं, क्या ये हो सकता है? किताब तीसरी भी थी, उनकी किताब का नाम ये नहीं था, उन्होंने पश्चिम भारत की यात्रा नामक किताब लिखी थी। पश्चिम भारत की यात्रा, ये 1835 के बाद, 35 में उनकी मृत्यु हुई थी, तब प्रकाशित हुई थी मृत्यु के बाद में। इस बात का ध्यान रखना है, तभी वहां भी मैंने बताया था आपको, पश्चिमी भारत की यात्रा, ट्रेवल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। चलो जी, अभी स्टेटमेंट का सवाल है। 2 कथन दे रखे हैं, आपको पता लगाना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, कुवलय माला पिंगल भाषा में लिखा हुआ है। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा असत्य है। पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, दोनों ही असत्य है, कि दोनों में से कोई असत्य नहीं है? दोनों में से कोई असत्य नहीं है मतलब दोनों सत्य है। तो देखो, ये तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, पृथ्वीराज विजय महाकाव्यम, नाम है महाकाव्यम, ऐसे लिखा हुआ है, तो मतलब संस्कृत का आ रहा है यहाँ पे टच, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और कुवलय माला जो है ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा इसमें से असत्य है? केवल 2, ये असत्य है साहब। चलो जी, अब बैराट के बारे में आपको मालूम है कि अशोक के वहाँ शिलालेख मिले हुए हैं बैराट से, है ना? वहां पे कुछ मुद्राएं भी मिली हैं। अब वहां पे जो मुद्राएं मिली हैं उसमें क्या पंचमार्क के सिक्के मिले हैं या पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? पंचमार्क का मतलब क्या है कि जो मुद्रा, जो धातु होती थी उसके ऊपर गर्म करके और ठप्पा लगा दिया जाता था, तो वो ठप्पा ऐसे अंक अक जाता था उसके ऊपर, तो वो पंचमार्क हो जाया करता था, पंचमार्क। तो पंचमार्क मुद्राएं के बारे में, कितनी पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? तो बैराट से हमने बताया आपको 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से 8 जो है वो पंचमार्क मुद्राएं हैं। तो बच गई कितनी? 26। अभी जो 26 है वो यूनानी या इंडो यूनानी शासकों की है। इसमें भी सबसे ज्यादा जो है वो 16 जो मुद्राएं हैं वो मिनेंडर की है। मिनांडर या मिलिंद बोलते हैं इसको, बौद्ध ग्रंथों में इसका नाम मिलिंद लिखा हुआ है। इसकी मुद्राएं मिली हैं। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि बैराट से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक किस शासक की मुद्राएं हैं? तो सब मिनेंडर की या मिलिंद की, याद रहेगा। चलो जी, किस स्थान से ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई जिसमें एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो? ये जो हमने सिक्के और मोहरों के बारे में जब हम बात कर रहे थे वहां हमने किया था इसको, तो मोहरों के ऊपर बात कर रहे थे कि यहाँ से ये इस तरह की मुद्रा प्राप्त हुई है? मिट्टी की मुद्राएं, सेल खड़ी, टेरिकोटा, उस तरह की मुद्राएं। तो किस मोहर के ऊपर एक मुद्रा में तो त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी मुद्रा के अंदर अपोलो? अपोलो कौन है? यूनान का या ग्रीस का देवता, इसको सूर्य से कनेक्ट किया जाता है। ये सभ्यता स्थल आहड़ है भाई साहब। इस तरह का सवाल आपको मिला नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है, नए सवाल भी तो लाने पड़ेंगे ना, है? याद रखना इसको। चलो, निम्न में से
कौन सा राजस्थान में प्राप्त अब तक का प्राचीनतम ताम्रपत्र है? ताम्रपत्र के बारे में हमने बात बताई थी आपको कि एक तांबे की शीट जैसी होती है जिसमें दान या अनुदान के बारे में विवरण लिखा होता है कि इसको कम्प्लीटली दान दिया गया है या इसको अनुदान दिया गया। अनुदान अनुदान का मतलब कि साहब इसको वापस भी लिया जा सकता है। सारा कुछ विवरण होता है उस पर, होता था कि ये अनुवांशिक रहेगी कि नहीं रहेगी, इस पे कर का अधिकार होगा कि नहीं होगा। वो ताम्रपत्र, ताम्रपत्र बेसिकली बस दान और या अनुदान देने के लिए के जो विवरण है उसके बारे में ही था। तो हमने ताम्रपत्रों की लिस्ट आपको दी थी उस समय, तो उसमें से आपको बताया था कि कौन सा जो है वो अब तक का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है। तो उसके अंदर जो दुलेव का ताम्रपत्र है वो सबसे प्राचीन ताम्रपत्र है। ये जो देखो ये थोड़ा टिकी से थोड़ा दिख रहा है ना आपको लाल लाल सा, ये स्टार्टिंग में पहले अपन ने स्लाइड इसको ऐसे शुरू किया था, फिर कुछ सेव में कुछ हो गया ऐसे, डिस्कार्ड नहीं कर पाए, कीप कर दिया उसको, तो दोबारा बनानी पड़ गई थी ये। तो ऐसे कैसे छप गया ये, अब उसको दोबारा से फिर दोबारा डालता करता तो टाइम लग जाता। तो समझ ही रहे होंगे आप, बाकी सवाल समझ में आ ही रहा है, उत्तर भी समझ में आ ही रहा है। तो चलो आगे वाले सवाल को देखो जरा। सवाल को देखो, निम्न में से किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा मान सिंह अपने पिता भगवान दास का दत्तक पुत्र था? ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, कि राजा मान सिंह जो है वो अपने पिता भगवान दास का सौतेला बेटा था, गोद लिया हुआ था। ये कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? आमेर के से, दौसा के से, जम्वारामगढ़ के से या सांगनेर के से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्वारामगढ़ का अभिलेख। इससे पता लगता है कि मान सिंह जी भगवान दास जी के सौतेले बेटे थे। है जी। मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? जब हम पढ़ा रहे थे तब इसमें हमने चतुर्वर्णीय व्यवस्था के बारे में बात की थी, 4 वर्णों के बारे में। गौसुंडी शिलालेख, गटियाला शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या चौमुखा शिलालेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गटियाला का शिलालेख। इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया हुआ है और मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख स्पेशली किया गया है गटियाला की शिलालेख। नेक्स्ट, कुडेश्वर मंदिर की दीवार पर कौन सा अभिलेख अंकित है? अभिलेखों की जब हमने सूची दी आपको तो उसमें हमने उल्टा सीधा करके बताया था आपको कि ये कौन से मंदिर पे लिखा हुआ अभिलेख है, और ये जो मंदिर इस पे जो अभिलेख लिखा हुआ है ये कौन सा अभिलेख है, उल्टा सीधा करके बताया तो याद भी करवाया था। तो बिल्कुल इसका आंसर यही है, अपराजित का शिलालेख कुडेश्वर मंदिर की दीवार पर अंकित है। कौन सा अभिलेख में नाणक मुद्रा के प्रचलन की जानकारी मिलती है? ये आपको शायद सवाल कभी देखा हो, नहीं देखा मुझे पता नहीं, पर ये देखो सवाल क्या है, अब तक नहीं पूछेंगे इसका मतलब ही नहीं अब नहीं पूछे जाएंगे। उनको भी भाई एक एक सवाल कितनी बार पूछेंगे, नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं। तो रणकपुर का शिलालेख है, वहां पर चौमुखा माता का मंदिर है, उस मंदिर के ऊपर ये शिलालेख अंकित है। इसमें उस समय की तत्कालीन मुद्रा जिसका नाम नाणक है, नाणक या नानक भी लिखा आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना, उसके प्रचलन की जानकारी में मिलती है। किस शिलालेख में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गंगरात्रि राज का वर्णन मिलता है? रणकपुर से, बरनाला से, श्रृंग ऋषि से या फिर गंगाधार से? गंगाधार, गंगरात्रि राज नाम से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ये पहले ठीक हो गया यार थोड़ा सा, तो आइडिया लग ही रहा होगा आप लोगों को, तो कोई बात नहीं। तो गंगाधार का शिलालेख जो है वहां से हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गंगरात्रि राज का वर्णन मिलता है। ये कहां पर है साहब? ये झालावाड़ में। भागवत धर्म के प्रचलन के लिए प्राचीनतम प्रमाण देने वाला अभिलेख कौन सा है? देखो इसमें जो कीवर्ड है वो यही है, प्राचीनतम। प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना या अब तक ज्ञात जो सबसे पुराना है, पुराणों में से एक पुराना अभिलेख कौन सा है जिसमें भागवत धर्म के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है? चीरवे का है, मानमोरी का है, कि घटियाला का है, कि गोसुंडी का है? तो ये गोसुंडी का शिलालेख है। इसमें संकर्षण और वासुदेव जो है उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। साथ साथ इसके अंदर अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी बताया हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने कुछ इसमें दे दी हैं। जब क्लास ले रहे थे तब अपन ने कहा था कि ये पूरा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चलता रहेगा। आज आपकी पहली क्लास से थोड़ा लाइटली अपन ने काम किया है, लेकिन फिर भी सिलेबस के हिसाब से टाइम तो खराब किया नहीं।
तो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है साहब? राजस्थान का सबसे अब तक का प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बड़ली का। ये इस तरह के सवाल आए हुए हैं जी। बड़ली का शिलालेख कहाँ है? बड़ली, अजमेर में। ठीक है, याद रखना है इसको भी। तो ये थी साहब हमारी आज की कक्षा। राजस्थान का इतिहास हमने क्लास में पढ़ा और राजस्थान के ऐतिहासिक राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ठीक है साहब, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, पसंद आया तो लाइक करो और अपने यार दोस्तों को, अपनी सहेलियों को भी बताओ, हैं? और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे आ रहा है लिंक, बिल्कुल को आपको लाइन पे दिख रहा होगा। अगर आप क्लास को नए बैच में एडमिशन चाहते हैं, कंप्यूटर अनुदेशक के में, RSMSSB के किसी भी एग्जाम को, आने वाली आगामी एग्जाम को, चाहे वो LDC की आगामी एग्जाम है किसी के भी, तो आप ऐप डाउनलोड करिए और रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो और मस्त रहो, अपना और अपना का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।